गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं एसके झा साइंस प्रैक्टिस सेट 57। अगर आपने 56 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो एसके झा रेलवे साइंस प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। वहां मैं पल पल के अपडेट देता हूं और इन सभी का पीडीएफ भी मैं वहीं देता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा डैश होती है। यानी कृत्रिम मतलब कि खुद से बनाया गया, यानी कि जो लोग साइंटिस्ट वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, तो उसका जो क्षमता होता है वो क्या होता है, हमको ये देखना है। तो उसका जो क्षमता होता है प्राकृतिक चुंबक से कहीं अधिक होगा। अधिक इसलिए होगा कि मान लीजिए जो प्राकृतिक में पाए जाने वाला जो चुंबक होता है उसमें क्या होता है, लोहा को आकर्षित माने वैसे पदार्थ जिसमें लोहा को आकर्षित करने का गुण होता है वही तो प्राकृतिक चुंबक होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो प्राकृतिक चुंबक जो होता है उसमें कोई निश्चित आकृति की हम नहीं कह सकते। जैसे उसमें क्या होता है, मैग्नेट होता है और स्टोन होता है, यानी चुंबक और पत्थर का कुछ मिक्स रहता है प्राकृतिक चुंबक में। लेकिन जो कृत्रिम चुंबक आदमी जो खुद से बनाता है वो क्या करता है, लोहा, इस्पात और कोबाल्ट को उसमें मिक्स करके उसको बनाता है, जिससे उसका क्षमता क्या हो जाती है, कृत्रिम चुंबक से अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दिमाग में रखिएगा कि कभी भी प्राकृतिक चुंबक से अधिक कृत्रिम चुंबक का क्षमता होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दर्शाया गया चित्र किसका प्रतिरूपण करता है। देखिए ये बेस है, एमीटर है, ये कलेक्टर है। ये क्या होता है, पीएनपी होता है, ठीक है। ये कलेक्टर है, इसे सी से हम, ये बेस है, इसे हम बी से, और ये एमीटर है, इसे हम डिनोट कर देते हैं। ये होता है कलेक्टर मतलब संग्राहक, एमीटर मतलब भी संग्राहक ही होता है। इसमें 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन होते हैं। इसमें 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन होते हैं। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह उत्सर्जक से आधार की ओर होता है, ठीक है। उत्सर्जक से क्या होता है, आधार की ओर होता है। तो ये क्या है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही होती है तो इसका त्वरण क्या होगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से कर रही है तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका त्वरण शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए वेग एक समान होने से त्वरण, जब वेग एक समान होगा ना तो त्वरण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब वस्तु का वेग जो है एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या रहता है, समान रहता है। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी जान लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ठीक है। तो हमसे बोल रहा कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा होगा। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में क्या होता है, क्या नाम है, इसका एग्जाम्पल होता है। अगर उत्तोलक की बात करें, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक की बात करें तो ये तराजू जो है, ये इसका एक एग्जाम्पल, अच्छा खासा एग्जाम्पल है तराजू। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तोलक क्या क्या, उत्तोलक माने प्रथम उत्तोलक क्या होता है। देखिए प्रथम उत्तोलक में क्या होता है, इसमें आलम बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कहीं भी रहेगा। यानी कि जो आलम बिंदु होगा वो क्या रहेगा, वो आपका फलक्रम बिंदु यानी कि आलम बिंदु बीच में रहेगा, और फोर्स और लोड यानी कि कहीं भी रहेगा। फोर्स इधर है या लोड इधर है, ये क्या हो जाएगा, फलक्रम बीच में रहेगा। इसका मतलब है कि इसमें आलम बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कहीं और रहे, वो क्या होता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का एग्जाम्पल बहुत सारा है। चापाकल हो गया, साइकिल का ब्रेक हो गया, पिलास हो गया, कैंची हो गया और तराजू हो गया, नेल कटर हो गया। ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो ऑप्शन डी क्या नहीं, तराजू आपका क्या हो जाएगा,
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ होता है कि प्रथम श्रेणी का जो यांत्रिक लाभ होता है एक से अधिक और एक से कम या एक से बराबर हो सकता है। ये चीज़ भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है तो इसके नए संवेग का मान क्या हो जाएगा। देखिए, संवेग और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। अब कह रहा है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई। जब गतिज ऊर्जा को अगर हम 4 कर देंगे तो p², ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 2m है ये, इसको अगर हम कांस्टेंट ले लें तो p² बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो p का मान 2 हो जाएगा, यानी प्रारंभिक मान से क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। प्रारंभिक मान से क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंके जाते हैं तो अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका क्या हो जाता है। जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो एक मैक्सिमम इसका ये होगा, वहाँ पहुंचागा तो उस वक्त अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका क्या हो जाएगा, वेग शून्य होता है और इसका त्वरण शून्य होता है। वेग शून्य होता है, इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका त्वरण शून्य। देखिए क्या होता है, वेग तो शून्य हो जाता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु पर निर्भर नहीं करता है। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है और उसका त्वरण जो है लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक लड़की झूले में खड़ी है, जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। एक लड़की झूले में खड़ी है, अगर वो बैठ जाएगी तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए आवर्तकाल क्या होता है, इस तरीके से घूमता है और झूला भी इसी तरीके से घूमता है। बात को समझिएगा, इस पे 2 कंसेप्ट होता है। जब लड़की बैठ के झूलेगी तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा और जब लड़की खड़ा हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बैठ के खेलिएगा तो ज़्यादा स्पीड में, खड़ा होकर खेलिएगा तो कम स्पीड में। तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब लड़की खड़ा हो जाएगी तो उसकी प्रभावी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब लड़की बैठ जाती है तो उसकी प्रभावी लंबाई घट जाती है, इसलिए उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेने दीजिए। चलिए, अभी भी नहीं दिख रहा है, चलिए अब दिख रहा है। नेक्स्ट, डैश ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक क्या, उपयुक्त विधि से जमने की क्रिया, वाष्पीकरण, परिशोधन या द्रवण की गुप्त ऊष्मा। तो द्रव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक क्या हो, द्रवण की गुप्त ऊष्मा जो है ये जरूरी है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान पर और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए क्या होता है, आवश्यक रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य क्या होता है, तो वो आपका होता है ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ताप में अंतर के कारण ही ऊष्मा का प्रवाह होता है। ताप में अंतर के कारण क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है। और ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। सभी को क्या कहा जाता है, तरंग के रासायनिक गुण, तरंग की विशेषताएं, तरंग के घटक, तरंग के कार्य। तो इन सभी को तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, किन्हीं 2 निकटवर्तीय श्रृंगों अथवा 2 निकटवर्तीय गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसी तरह होता है। ठीक है,
तरंगदैर्घ्य द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, बहुत ही निम्नतम दूरी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाई दिखाई देता है। तो आकाश में तारा जो टिमटिमाई देता है वायुमंडलियों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखता है। तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से, एक मिनट थोड़ा सा डाउन कर लें, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। तो स्थिर अनुपात के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, ये जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तो तत्व का नाम क्या हो जाएगा, 284 है, तो ये क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर पोटेशियम है तो इसे कह देंगे 2881 होगा। अगर मैग्नीशियम है तो इसे 282 कह देंगे। अगर सोडियम है तो इसे 281 कह देंगे। यानी पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2881, मैग्नीशियम का 282 और सोडियम का 281। हमसे पूछा है 284, तो 284 किसका होता है, सिलिकॉन का। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन तिथि निर्धारित में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है। तो कौन सा प्रयुक्त होता है, तो ये आपका केवल 6C14 होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन के स्थिर रेडियोधर्मिक समस्थानिक C12 और C13 होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, केवल यही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है। कौन सा घोल क्षारीय है, ये हमसे पूछा। देखें, जिसका pH मान ग्रेटर देन 7 हो वो क्षारीय होगा, जिसका pH मान लेस देन 7 होगा वो अम्लीय होगा, जिसका pH मान बराबर होगा 7 के ये उदासीय होगा। बात को समझिएगा, यानी जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा वही क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा। तो एच आयन लेस देन 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर पर मोल पर लीटर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। pH बराबर -log H+ कर देंगे, तो pH लेस देन -log 1 × 10⁻⁻7 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, pH लेस देन -log 1 -log 10⁻⁻7। तो ये क्या हो जाएगा, pH लेस देन log 1 का मान 0 हो जाएगा और ये 7 log 10 हो जाएगा। 7 log 10 होगा तो ये क्या हो जाएगा, pH इज ग्रेटर देन 7। क्या हो जाएगा, log 10 का मान 1 होता है तो pH इज ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो N2O और H2O को उत्पन्न करता है। तो N2O और H2O यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अमोनिया नाइट्रोजन एक अस्थायी हाइड्राइड है। ठीक है, और अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है। कौन सा विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेट्रोफा नामक वनस्पति से निम्नलिखित में से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है। तो इससे किस ईंधन का निर्माण किया जाता है, हाइड्रोजन गैस, बायोगैस, मीथेन गैस, बायोडीजल। तो जेट्रोफा नामक वनस्पति से बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टर्टेरिक एसिड किसका एक घटक है। तो टर्टेरिक एसिड होता है वो बेकिंग पाउडर का एक घटक होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। टर्टेरिक अम्ल खाद्य पदार्थों में प्रतिआक्सीकृत के रूप में तथा अपना विशिष्ट स्वाद देने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है। तो पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का बना एक मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तांबे की अपेक्षा पीतल अधिक मजबूत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्लीहा को हम लोग रक्त बैंक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मनुष्य में ताप नियमन को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात जो होता है 9:3:3:1 होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जेनोटाइपिक की बात की जाए, अगर F2 में जेनोटाइपिक की बात की जाए तो उसका अनुपात होता है 1:2:4। ठीक है, इसमें 9:3:3:1 होता है, उसमें 1:2:2:4 होता है, यानी फेनोटाइपिक में 9:3:3:1 होता है, जबकि जेनोटाइपिक में 1:2:2:4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पेंगोलिन, कच्छप, बाज, सॉलमेंडर, अजगर, कंगारू, मेढक, केकड़ा, झींगा, यानी कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सैलमांडर, अजगर और कंगारू। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों में पानी का अवशोषण जो होता है वह मूलतः प्राशन प्रक्रिया से होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्राशन जो होता है दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाले एक विशेष प्रकार का विसरण प्रक्रिया है। ठीक है, क्या होता है, विसरण प्रक्रिया है। और प्राशन में विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर क्या करते हैं, गति कर जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रासरण हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।